हाँ, देखिए आरटीआई एक्ट में आप लोगों को मैंने बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर के नाम पूछे जाते कई बार। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 2 का नाम पूछा जाता है, चैप्टर 2 कैसे संबंधित है। सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं 3 से लेकर 11 तक व्यवस्था की गई है चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 कैसे संबंधित है, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, 12 से 14 तक की गई व्यवस्था। चैप्टर 4 कैसे संबंधित है, राज्य सूचना आयोग से संबंधित है, 15 से 17 तक व्यवस्था की गई है। इसके बाद चैप्टर 5 सूचना आयोगों की शक्तियां, कृत, अपील और शास्तियों से संबंधित है, 18 से 20। इन 4 चैप्टरों के नाम याद रखना है आपको। कहते ये बहुत एप्लीकेबल कानून है, इसकी बहुत चर्चाएं होती हैं आसपास, अब लोग ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में आर्टिकल 19(1)(a), अब देखिए एक एक्ट है, मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया कॉलेज में, मीडिया लॉ। अब मुझे नहीं है पता मीडिया लॉ क्या होता है, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे। मैंने मीडिया लॉ पढ़ाया क्या होता है, मास कम्युनिकेशन पढ़ाया, इसके बाद मास मीडिया पढ़ाया, मास मीडिया के आधार, कैरेक्टरिस्टिक, तमाम चीज़ें जो अपन को मिलता गया तो पढ़ाते गए ऐसे। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ है कि आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा ही व्यापक हो गया है, जिसमें एक सूचना का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक केस आया था, उस केस का नाम देखना है, इसमें केस ला पूछा गया है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, PUCL बोला जाता है इसको, आप लोगों को लिखवाया है मैंने, जिनको नहीं लिखा है तो वो लिख लें। पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2004, AIR 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTI अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTI अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड A के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। एक केस आपको याद रखना है, इस पर OT बन सकता है। एक दो केस और मैंने दिखाई थी, वो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। अब देखिए दो चीज़ें और यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जहाँ पे अपना एक्ट नंबर 22/2005 है, इसका एक्ट नंबर भी पूछा गया है, इस पर IMP लगा देना एक्ट नंबर पे। 2 एक्टों का एक्ट नंबर अभी तक पूछा गया है, विशेष तौर पे एक IT एक्ट का पूछा गया है। IT एक्ट का 21 है 2000 का, 21 नंबर का 21 है, 20 है, और ये RTI का पूछा गया है 22 है, 2005 का है, लेकिन ये ध्यान देना 22 है 2005 का है, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 15 जून 2005 को इसको सहमति मिली थी राष्ट्रपति की, किसको, RTI एक्ट को। कब मिली थी सहमति, 15 जून 2005 को मिली थी। इस एक्ट में टोटल 6 चैप्टर, 31 सेक्शन और 2 शेड्यूल हैं। कितने हैं, 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन है और 2 शेड्यूल हैं। 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हुआ। ये 2 डेटें और पूछी गई हैं अतिशेष के तौर पे, ये आप सबसे ऊपर लिख लेना। 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित, 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित। ये 2 डेट यहाँ पे जरूर लिख लेना आप, 11 मई 2005 को लोकसभा में और 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित। 15 जून 2005 को सहमति मिली थी, मई जून मतलब करीब 1 महीने बाद स्वीकृति मिली इनको, 12 मई से 15 जून, 1 महीने बाद स्वीकृति मिली। इसकी उद्देशिका कहती है प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए, और चौथा पॉइंट है एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने के लिए। 4 पर्पज हैं इसको बनाए जाने के, तो इस पर नंबर आप लोगों ने डाल रखे होंगे। पहला फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, नंबर 2। नंबर 3, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए। नंबर 4,
एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने के लिए 4 चीज़ों के लिए इसको वो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है। इस अधिनियम को बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही चीज़ें हैं, 4 चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए तो 4 चीज़ें आपको बता देनी है। बिल्कुल दिमाग ना लगाइएगा, ये क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहते आपके ऑफिस में आए। अभी मैं एक दिन गया, यहाँ पर छत्रसाल यूनिवर्सिटी है, तो एक हमारे भैया है सीनियर हैं, उनको पीएचडी का मालूम करना था, तो मैं गया कि पीएचडी का क्या है, मतलब गाइड इनरोड किया गया उनको कि नहीं किया गया। तो रजिस्ट्रार से मिला तो उन्होंने बड़े हाथों हाथ लिए। जब मैंने बताया उन्हें कि रिसर्च स्कॉलर हूँ, फैकल्टी हूँ, बैठा ला, उन्होंने पानी मंगाया, चाय मंगवाई। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे हम ओरली मांग रहे हैं किसी से जानकारी, शासकीय निकाय है तो ओरली दे देंगे वो मुझे, ओरल नहीं देंगे तो हम 6 एक का आवेदन लगा के रिटर्न में मांगेंगे, 30 दिन में देना पड़ेगी आपको। नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, हम आरटीआई लगा देते हैं। तो आपको ऐसे चमका के रहना है सबको, जिससे होता क्या है कि एक लॉ वाले और ऊपर से लॉ का ज्ञान, 2 चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप बस बैठे बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं कमा सकते। कैसे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ आना चाहिए, तो एक एडवोकेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैसे? आपको पता है कौन सा आवेदन कहाँ लगना है, कैसे प्रोसीडिंग करना है, तो ये धीरे धीरे अनुभव के आधार पर आ जाता है, लेकिन एक थोड़ा धैर्य देना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में भी आ रहे तो थोड़ा धैर्य देना पड़ेगा। इसी कंपटीशन में हम लोग आते हैं तो क्या होता है, हमें धीरे धीरे अपने एक एक घोंसले की एक एक तिनका लेके लाना है और एक एक घोंसले को तैयार करना है। चिड़िया देखिए कितनी मेहनत करती है, आप कोई भी गौरैया चिड़िया का घोंसला देखिएगा, कुएं वगैरह में लटका लेते हैं, वो कहीं पेड़ों पर लटका लेते हैं, ज़्यादातर कुएं बुए में जहाँ पर कोई जल्दी से निकाल ना पाए उनको, ऐसी जगह लटकाते हैं वो। तो कितना मेहनत करके वो एक एक तिनका ला के बुनते हैं। भाई स्टूडेंट का वैसे ही है, जितना बेहतर तरीके से आप लाइफ में अपना अध्ययन करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको फ़ायदा देगा। आपने लापरवाही से अध्ययन किया तो हमें परिणाम भोगने पड़ते। एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, थोड़ा सुनिएगा। एक कारीगर रहता है जो मकान बनाते हैं ना, तो वो कारीगर रहता है तो ज़्यादा अक्षम हो जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कहता है भैया आपने हमारे जीवन में बहुत सेवा की है, हम चाहते हैं हमारे लिए आखिरी मकान और बना दें एक, और फिर आप ना बनाएं, जैसे आप मना कर रहे हैं कि हम ना काम कर पाएंगे तो ना कीजिएगा, एक आखिरी मकान बना दीजिए। तो ठीक है, वो आखिरी मकान बनाता है। आखिरी मकान बनाते समय क्या होता है, उसको लगता है अब मेरा तो कोई सरोकार है नहीं है, जैसा चाहे बना दूँ मैं, तो वो लापरवाही से मकान बनाता है, ज़्यादा अच्छा मकान नहीं बनाता है, निर्धारित मैप के अनुसार संतुलित मकान बनवाता है। मकान बन के तैयार हो जाता है, उसको विदाई दी जाती है कारीगर को। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि आपने जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये मकान हम आपको सुपुर्द करते हैं, ये मकान आपके लिए ही बनवाए। कारीगर को पश्चाताप होता है कि काश मैंने अपने लिए मकान बनवा रहा था तो ज़्यादा अच्छा बना था मैं। अब मैंने क्या अपनी क्वालिटी ख़त्म कर दी ना, यहाँ पे क्वालिटी ख़त्म नहीं करना है, क्वालिटी बनाए रखना है चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए। तो क्या होगा, कदर बनी रहेगी। अब वो मकान उसको मिल जाता है, वो लापरवाही से बनाता है, ज़्यादा अच्छा मकान नहीं रहता है, अच्छे से बनाता तो अच्छा मकान, बेहतर मकान उसको मिल जाता। तो हमारा अध्ययन भी कुछ इन्हीं चीज़ों पे आसपास घूमता रहता है, तो हमें थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान देना है। जो चीज़ आपको कन्फ्यूज है हमसे पूछिए, नहीं आ रहा है हम अपने सहपाठियों से पूछिए, कोई और बुद्धिजीवी आपको मिल जाए आसपास उससे पूछिए, कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। लेकिन जो उस लायक हों कि जो आप उनसे पूछ सकें, हर किसी से पूछेंगे तो बोले ये वहाँ गधा है, वो भी दिक्कत है। तो जो उस लायक होना चाहिए, जो उस चीज़ को समझे कि हम किसी को ज्ञान बताएंगे तो ज्ञान बताने का कोई वो नहीं होगा, मेरे ज्ञान बढ़ेगा अगर उसको बताएंगे, ये नहीं हम उसको नीचे दिखा रहे हैं, वो ये भी सोसाइटी में चलने लगता है फिर। तो अपन को ये थोड़ा ध्यान देना है हमें किससे पूछना है और कैसे अपने आप को अपडेट करना है। चलिए बात करते हैं आगे। सेक्शन 1 संपूर्ण भारत पर विस्तार है इसका। 15 जून, इसमें देखो सब क्लॉज 3 देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, टोटल 10 सेक्शन है, 10 प्रोविज़न है।
तुरंत प्रभावी होंगे, तुरंत कब प्रभावी होंगे? 15 जून 2005 को तुरंत प्रभावी होंगे को गोला कीजिए और इसके बाजू में लिख लीजिए 15 जून 2005 को लागू। और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के 120 दिन को प्रवृत्त होंगे। अब 15 जून 2005 के 120 दिन काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं? 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, मतलब 4 महीने का गैप आ रहा है। 4 महीने प्लस होंगे, 4 महीने प्लस होंगे तो कितनी तारीख आ जाएगी? 12 अक्टूबर 2005। इसमें 15 जून लिख लिया, 15 जून के नीचे एरो लगाइए, उसमें प्लस कितने कीजिए? 4 माह। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 15, 12 अक्टूबर आ जाएगा। ऐसे कोई महीना 31 का भी होगा 1-2 महीने, तो 12 अक्टूबर आ जाएंगे यहाँ पे। 12 अक्टूबर 2005 से लागू है, बकाया है। 10 सेक्शन यहाँ पे देखिएगा 15 जून 2005 से लागू हैं, बकाया सारी सेक्शन 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 एक्ट लागू होते हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस है, एक RTI है, एक आध 2 एक्ट और हैं जो अक्टूबर में लागू होते हैं। तो इनको आप एक जगह लिख लीजिएगा, सारे कौन कौन से अक्टूबर में लागू होते हैं तो याद हो जाएंगे। कैसे भाई 26 अक्टूबर को लागू होता 2006 को घरेलू हिंसा। तो अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे इसमें कौन किसका एक्ट है, खासतौर से लागू होने की डेट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 2 में 14 परिभाषाएं दी गई हैं। समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार समुचित सरकार कहलाती है, अपन लोग जानते हैं। 2A में है, 2B में केंद्रीय सूचना आयोग, धारा 12(1) के अधीन गठित आयोग केंद्रीय सूचना आयोग है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी 2C में धारा 5(1) और 5(2) के अधीन, 5(1) के अधीन पदा भी है तो 5(2) के अधीन के सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया है, वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी है। सेक्शन 2D में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त है। 2D में 12(3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, 12(3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। 2(5) में सक्षम प्राधिकारी है। लोकसभा, विधानसभा, संघराज्य क्षेत्र की दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा, विधान परिषद की दशा में सभापति, उच्चतम न्यायालय की दशा में CJI, उच्च न्यायालय की दशा में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, अन्य प्राधिकरणों की दशा में संविधान द्वारा उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में राष्ट्रपति, राज्यपाल और 239 के अधीन प्रशासक। ये टोटल 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। अध्यक्ष लोकसभा, स्पीकर, सभापति पहला, दूसरा CJI, तीसरा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, चौथा राष्ट्रपति, राज्यपाल और 5वां प्रशासक। ऐसे एक एक शब्द याद रखिएगा इसमें कि ये क्या कहता है? सक्षम प्राधिकारी कहलाते हैं। सूचना, अब सूचना में हर चीज़ तो आती, सूचना में मैंने आपको व्हाट्सअप किया, सूचना है। मैंने आपको एक पत्रिका भेजी, एक आमंत्रण कार्ड भेजा, सूचना ही तो है, हर चीज़ सूचना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सूचना से इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित, देखिए यहाँ पे गोला कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित, और याद करने में आसानी हो जाएगी। अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लांगबुत, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री है। बस कुछ मटेरियल है जिनसे हम इन्फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे बर्तन है, मेरे यहाँ एक टोकरी है बर्तन की। अब बर्तन में क्या है, हम खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, सारे कंटेंट वही हैं। तो ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कंटेंट हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन पाते हैं। न्यूज़पेपर आता है एक इन्फॉर्मेशन का माध्यम। और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना है जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री विपरीत, तो सरकारी सेवक की पहुँच के अंतर्गत आने वाली कोई सामग्री। विहित क्या है? 2G में विहित है, समुचित सरकार या प्राधिकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित। यहाँ देखिए विहित, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट विहित है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित होता है। यहाँ समुचित प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित है। 2(1)H में लोक प्राधिकारी। अब लोक प्राधिकारी कौन से होंगे? संविधान द्वारा या उसके अधीन कैसे हैं? स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी, निकाय, स्वायत्त सरकारी संस्था, संसद द्वारा बनाई गई विधि या अन्य विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि या अन्य विधि द्वारा, समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा गठित कोई प्राधिकारी, निकाय।
तो जितने भी ये सरकारी ऑफिस हैं या निकाय हैं इन्हें लोक प्राधिकारी के तौर पर देखते हैं। जैसे विश्वविद्यालय है, नगर निगम है, ये सब प्राधिकारी हैं। संसद के अंतर्गत बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, संसद ने कौन सी विधि बनाई है, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए कौन एक्ट बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तमाम चीज़ें हैं। और इसके अंतर्गत ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन और उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है, वो भी आता है। कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है, वो भी आता है। जैसे आर्टिकल हम 28, 29 में पढ़ते हैं, 28 में पढ़ते हैं, उसी तरह की बात यहाँ पे आती है। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित है। रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड तो वही होता है, दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे, प्रतिकृति, माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंबों का पुनरुद्धार, मतलब जो अपन वो होते हैं ना वाटरमार्क टाइप के, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, कंप्यूटर द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री भी यहाँ पे किसमें आती है, रिकॉर्ड में आती है। सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आप ध्यान दीजिए। देखिए अब ये मुझसे नेट में पूछा गया है, इस एक्ट से पूछा गया है, जिसको मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था। सूचना शब्द को परिभाषित किया गया है 2F में, मैं लगा के आया हूँ, मेरा नहीं भूलता है, क्यों, कॉन्सेप्ट मेरा उनमें क्लियर है, इसलिए मुझे नहीं भूला, मैंने पढ़ा नहीं था इसको सच में, 2F लगाया था मैंने इसको। और 2F में देखिए सूचना शब्द परिभाषित है, नेट में आया एक जगह। एक आया था देखिए IT एक्ट, मैंने आपको बताया है, मैं फैकल्टी के साथ करीब मैंने 70-75 क्वेश्चन शेयर किए जब मैं इधर से कार से गया 4 बजे सुबह से कल सागर के लिए प्रस्थान किया। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन शेयर किए, वैसे मैंने 70-75 क्वेश्चन किए, तो उसमें से करीब ऐसा नहीं है 20-25 क्वेश्चन ना फंसे हों, 20-25 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा ई कॉन्ट्रैक्ट कौन सी धारा बताती, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। IT एक्ट की धारा कौन सी है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ई कॉन्ट्रैक्ट कौन सी धारा बताती है IT एक्ट में, कोई नहीं बताएगा। सेक्शन 10A में ई कॉन्ट्रैक्ट है, ई संविदा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संविदा होती है, उसमें 10A में है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत ही ईजी थे, मतलब नेट के एग्जाम में कि अपन लोग इजीली पढ़ेंगे और लगा ले जाएंगे। तो सूचना का अधिकार क्या होता है इसमें देखिए, अपन देखते हैं 2H में, 2J में सूचना का अधिकार है, सूचना पूछा गया था वहाँ पे, HJ में बात करते हैं। सूचना के अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। यहाँ पे लोक प्राधिकारी के संबंध में अधिकार हैं नियंत्रण में। जैसे आपके अंडर में क्या है, जैसे मेरे अंडर मान लीजिए मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अब मेरे अंडर में क्या है, कुछ बच्चों के इंचार्ज हूँ मैं, प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ, क्लास इंचार्ज हूँ मान लीजिए। तो उस क्लास की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि सर कोई मेरा रिलेटिव पढ़ता है, आपके यहाँ एडमिशन लिया है BA LLB फर्स्ट ईयर में, तो हमें जानकारी चाहिए, तो आप मेरे पास आएंगे, मैं क्या हो गया, ऑथोरिटी हो गया, प्राधिकारी हो गया। आप कैसे मांग सकते हैं मुझसे जानकारी, ओरल मांग लेंगे तो हम ओरल दे देंगे, रिटर्न में मांग लेंगे, सर रिटर्न में दे दीजिए आप प्रोफाइल में कि आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, हम एक केस में रिटर्न में दे देंगे, भैया एडमिशन है हमारे यहाँ, सारे डॉक्यूमेंट जमा है, इनके TC, माइग्रेशन। तो ये सब चीज़ें तो हैं। आपने कहा सर नहीं आप तो फाइल में हमें नाम दिखा दीजिए, उनका फॉर्म होगा यहाँ पे, फॉर्म दिखा दीजिए, ऐसा नहीं उसने पैसे दिए हैं, हमने एडमिशन के, एडमिशन लिए ही ना हो, बदमाश लड़का है हमारा, पैसे बर्बाद कर दिए हो, हम धैर्य रखिए। हम आप कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए हमें, तो वही सब चीज़ें आप क्या चाहते हैं बताइए। 500 के चिल्लर लेंगे आप तो कैसे लेंगे, 200 के 100 रुपये, 100 के 5, 50 के 10 के 10 के, बहुत सारे, 10 बना 50, 10 के 50, और चिल्लर चाहिए तो 5 रुपये के ले सकते हैं अपन। तो ये आप पे डिपेंड करता है, वही इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए आपको, या ई में चाहिए कि आप 500 दे दीजिए, हम आपको गूगल पे कर देते हैं तो 500 आपके पास आ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, वही चीज़ लिखा हुआ है, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। सूचना का अधिकार 2J में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार विपरीत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। पहला,
कृति दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना, कृति दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना। दूसरा, दस्तावेजों अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना। हम लोग पढ़ रहे हैं आरटीआई एक्ट 2005। 2J में सूचना का अधिकार। कृति दस्तावेजों अभिलेखों का परीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी, टैब, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभी प्राप्त करना, सूचना भी प्राप्त करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आरटीआई के अंतर्गत आती हैं। 2K में राज्य सूचना आयोग है 15(1) के अधीन गठित। 2L में राज्य मुख्य सूचना आयोग, तो राज्य सूचना आयोग थे, तो धारा 15(3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयोग, तो राज्य सूचना आयोग। 2M में राज्य लोक सूचना अधिकारी है, किसमें? 2M में, तो 5(1) के अधीन पदा भी है राज्य लोक सूचना अधिकारी, और 5(2) के अधीन नियुक्त राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। दो इसमें आते हैं, राज्य लोक सूचना अधिकारी 5(1) में, और 5(2) में राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, दोनों आते हैं। 2N में थर्ड पार्टी से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी भी सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है, लोक प्राधिकारी भी इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। सूचना का अधिकार। अब देखिए सूचना कहाँ डिफाइन है? 2F में डिफाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। सूचना का अधिकार कहाँ है? 2J में डिफाइन है। और सूचना के अधिकार के संबंध में व्यवस्था कहाँ की गई है? सेक्शन 3 में की गई है, कहाँ राइट दिया गया है? तो इस अधिनियम के बंदों के रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। अब सूचना का अधिकार किसको है? एक अमेरिका में रह रहा है, अमेरिकन है, उसको होगा। हमारे इंडिया में भारत की नागरिकता त्याग दी है, उसको होगा क्या? नहीं, सभी नागरिकों को इसको गोला कीजिए। इस पर ओटी बनता है। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? सभी नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, नागरिकों को प्राप्त है। विदेशियों को हम क्यों इन्फॉर्मेशन देंगे? एक अंग्रेज आ जाए हमारे ऑफिस में और पूछे हमारे बारे में, हम क्यों बताएं उसे? अथॉरिटी नहीं है, नहीं बताएंगे। लेकिन इंडियन पूछेगा, अपना मध्य प्रदेश का सिटीजन पूछेगा, भारत का नागरिक पूछेगा, कैसे एक हरी नागरिकता है, हमें पता होना चाहिए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, दोहरी नागरिकता, डबल नागरिकता। स्टेट की नागरिकता अलग होती है वहाँ पे, और नेशनल की नागरिकता अलग होती है। इंडिया में एक हरी नागरिकता, एक ही हमारा आधार कार्ड है, कहीं भी जाओ आधार कार्ड शो कर दो। कितना अच्छा सिस्टम है भैया। आगे बढ़ते हैं, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। अब जैसे हम लोग क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बाध्यता ये है कि आप टाइम पे ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, तो फ़ायदा उठा पाएंगे। बंक करेंगे ना, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर संपर्क में आए तो उनसे भी बोल देना, हफ्ते भर और क्लास लगेगी, मुश्किल से पढ़ लीजिए, कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो अपनी बाध्यताएं क्या हैं? ऐसी बाध्यताएं यहाँ रखी गई कि सरकारी प्राधिकारी, हमारी अपॉइंटमेंट होगी, मान लो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, सिविल जज बन गए, डीपीओ बन गए, एडीजे बन गए। अब यहाँ पे आपसे कोई जानकारी चाहिए, किसी को आपके डीजे कोर्ट में कोई जानकारी चाहिए, नकल निकलवाते, वो सूचना का अधिकार तो है एक हिसाब का कि अपन नकल आवेदन भरते हैं, टिकट लगाते हैं 2 रुपये 5 रुपये के, और जमा कर देते हैं, चाहिए गई इन्फॉर्मेशन सर्टिफाइड कॉपी में हमें दे दी जाती है। तो ये भी तो एक आरटीआई का ही तो है। तो हम संबंधित प्राधिकारी को क्या है, बाध्य कर सकते हैं सूचना देने के लिए, वो यहाँ लिखा है। तो प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बनेगा। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली धाराएं हैं, 2 4 5 धाराएं, जिनको पूरा अपन को पढ़ के देखना पड़ेगा। बाकी अपन थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे जितना ज़रूरी होगा। प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से ऐसी रीति और रूप में रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। ऐसे सोचिए, आपका रिकॉर्ड ऐसा रखना है, ई रिकॉर्ड रखिए, ऑफलाइन रिकॉर्ड रखिए कि पहुंच हो, आम आदमी की पहुंच सके। मुझे रिजल्ट देखना है, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट देखना है तो मैं अपने लॉ डिपार्टमेंट गया, जैसे एमफिल का रिजल्ट आया था कुछ समय पहले, तो लॉ डिपार्टमेंट गया तो उन्होंने लिस्ट दे दिया थी। तो ज़्यादातर व्हाट्सअप ही कर देते हैं, व्हाट्सअप पर ग्रुप पर डाल देते, पता चल जाता है।
मार्कशीट लेने गए, मार्कशीट लेने अब तो कुछ भी यहाँ पे है, पहुँच सुनिश्चित होना चाहिए आपकी कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ और चीज़ देख लो, जानकारी चल जाए आपको, कैसे भी पता चले। इस अधिनियम के अधीन 120 दिन के भीतर, मतलब 12 अक्टूबर 2005 की बात हो रही है, शुरू में कहा गया ना 120 दिन के भीतर अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कर्तव्य, अपने अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व का माध्यम सम्मिलित है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान, क्या ना मापमान होंगे जो आप अपने कृत्य करेंगे, अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश निर्देश का अभिलेख। छठवां, ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित हैं प्रवर्गों का विवरण। सातवां, किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ। आठवां, बोर्डों, परिषदों, समितियों, अन्य निकायों के जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति हैं, फर्म जिनका उनके उसके भाग रूप सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठित किया गया है। क्या है, जनता की यहाँ पे है अन्य निकायों की बैठकें जनता की खुली होंगी, बैठकों के कार्य में जनता तक की पहुँच तथा विवरण, मतलब ऐसे होना चाहिए किसी भी तरह से। इसी तरह से कुछ ये अन्य चीज़ें दी गई हैं जो आपको थोड़ा पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 4 के ऊपर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए जितने लोग नए हैं, सेक्शन 4 को आरटीआई एक्ट की आत्मा कहा जाता है। ऐसा अगर ओटी आ जाए तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। धारा 4 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की आत्मा, सोल कहा जाता है। ये आप लिख लीजिए धारा 4 के ऊपर कहीं भी या नीचे जहाँ भी जगह हो। धारा 4 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 5 की आत्मा कहा जाता है। धारा 4 को आत्मा कहा जाता है धारा आरटीआई की। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, इसमें सब क्लॉज 2 पे आ जाएंगे। सब क्लॉज 2 कहती है प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा 1 के खंड बी की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े, कम से कम इसका वो लेना पड़े, बिहाव लेना पड़े, इतनी उपाय करने के लिए इसको बोला गया है। जब कम से कम परेशान होना पड़े उसको, सूचना प्राप्त हो जाए इजीली। आगे देखें कि सब क्लॉज 3 में आ जाएंगे। प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप में और ऐसे प्रारूप रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप में पहुँच योग, मतलब ऐसे इजीली प्रोड्यूस किया जाएगा, जनता तक पहुँच योग हो जाए। सभी सामग्री को, चौथा, सभी सामग्री को लागत प्रभावशील स्थानीय भाषा उस क्षेत्र की उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी किसी मुद्रण लागत कीमत पर जो भेद की जाए सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। अब जिक्र इजीली पहुँच योग्य होना चाहिए, चाहे आप निःशुल्क दीजिए या सशुल्क दीजिए। देखिए, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे जिला लेवल पे नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं जिनको एनआईसी सेंटर कहा जाता है। आप जानकारी करेंगे, राष्ट्रीय सूचना केंद्र बने हुए हैं जिला लेवल पे, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ बताएंगे कि श्रीमान जी मुझे उज्ज्वला योजना की जानकारी चाहिए, मैं सिलेंडर लेना चाहता हूँ। तो सरकार की अच्छी योजना है, पहले सब्सिडी देते थे वो ख़त्म कर दिया, अब गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया है, ठीक है, वो भी फ्री दे रहे हैं। अब उसमें क्या है, आपको मिल गया तो आप एक हिसाब से एडिक्ट हो गए। जैसे जियो की सिम चलाए, जियो वालों ने पहले क्या किया, नेट फ्री में दिया, अब वो मनमाने रेट पर बेच रहे हैं। तो वैसी स्थिति हो गई। अब जो आदमी चूल्हे पे खाना बना के काम चला रहा था, पैसे वाला नहीं था, उसको सिलेंडर फ्री में मिल गए। अब क्या होगा, भरवाएगा वो सिलेंडर, खर्च करेगा जैसे तैसे करके। एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही, संसाधन बढ़ रहे, अच्छी योजना है, मुझे अच्छा लगा ये। काफ़ी कनेक्शन मेरे गांव में दिए गए हैं, ऐसे हैं जो जिनके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जो आप गैस से बना रहे हैं। महिलाओं के लिए थोड़ी एक अच्छी बात है कि उनको एक थोड़ी राहत तो है, कम से कम एक है, हमें ज़्यादा काम उस पर नहीं करना है। गाँव में तो देखते हैं ना अपन, ज़्यादातर चीज़ों का ऐसा रहता है कि वहाँ पर बेसिक लेवल पे ही तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता संसाधन। शहर में तो आप गैस के बिना काम ही नहीं चलेगा, किसके घर में आग लगा के आप बनाएंगे खाना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि इजीली अपन को प्रोवाइड हो जाएं, ऐसी सुविधाएं हैं। तो आप सूचना केंद्र से जानकारी वो ओरल दे देगा,
या रिटन प्रिंट दे देगा। ओरल देगा तो हो सकता पैसे ना ले, निःशुल्क दे दे, और रिटन में देगा प्रिंट तो जो प्रिंट का मूल्य लगेगा 10 रुपये 5 रुपये वो आपसे ले लेगा कि जी आप दे दीजिए, इतनी फीस है आपकी। तो यही चीज़ इसमें सब क्लॉज 4 में बताई गई। अब देखिए पदनाम सेक्शन 5, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अधिनियम के 100 दिन के भीतर, कितने दिन? 100 दिन, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रशासनिक एककों उसके अधीन कार्यालयों में स्थापित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। तो सूचना प्रदान करने के लिए जितने आवश्यक हो उतने अधिकारी को अभिहित करेगा। ये कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे भी प्रशासनिक एक। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में भी सूचना अधिकारी होगा कोई। आप गए, आवेदन लगाया आपने कि जानकारी चाहिए, RTI लगाया, तो सूचना अधिकारी होगा, सहायक सूचना अधिकारी होगी। ये कौन? यूनिवर्सिटी शासन करेगा। लोक प्राधिकारी कौन है? यूनिवर्सिटी शासन है। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कोई भी सरकारी उपक्रम है वहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन के एक अधिनियमन के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल पर, अन्य उप जिला स्तर पर, उप जिला स्तर, देखो तहसील की बात हो रही है, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी क्या करेगी? के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन अपील प्राप्त करने उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग को भेजने में पदाधिकृत करेगा। तो इसके सबऑर्डिनेट भी अधिकारी रखे जाएंगे जो असिस्टेंट लोक सूचना अधिकारी होंगे केंद्र में और राज्य में। बस इतना यहाँ बताया गया, जो क्या करेंगे? मामले को सुनेंगे या बड़े अधिकारियों को भेजेंगे। परंतु पे IMP लगाइएगा यहाँ पे, इस पे OT बनता है, इस पे बनता है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या सहायक अधिकारी किस धारा में अपॉइंट किए जाते, तो आपको बताना है। लोक सूचना अधिकारी कितने में? सेक्शन 5(1) में, और 5(2) में क्या? सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते, चाहे स्टेट या सेंट्रल में। परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है। अब आपने आवेदन लगाया असिस्टेंट लोक सूचना अधिकारी को, वहां धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्देशोत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। कितने दिन की? 5 दिन की अवधि वहां पे जोड़ दी जाएगी उत्तर देने। मतलब 30 दिन में आपको जानकारी देंगे, लेकिन सहायक अधिकारी कितने दिन में देगा? 30 + 5 बराबर 35 दिन में जानकारी देगा। इसके बाजू में लिख लीजिए 30 + 5 बराबर 35 दिन में जानकारी देगा सहायक। इतना लिख लीजिए आप, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे छोड़ दीजिए, बाकी क्लॉज छोड़ दीजिए, कोई OT नहीं बनते यहाँ से। सेक्शन 6 में आ जाइए, सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। अब देखिए रिक्वेस्ट करना, आवेदन लगाते, जैसे आपसे पूछा 6 सूचना प्राप्त करना है साहब, एक कोई आदमी क्लाइंट आ गया साहब, एक RTI का आवेदन लगाना है, तो ये अथॉरिटी कहाँ है? आप आवेदन किस धारा में लगाते हैं? तो आपको एक पेपर लाना पड़ेगा, 6 का आवेदन होता है, एक प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, मिल जाते फॉर्म, मिल जाते, वो फॉर्म ले आइए भर दीजिए। तो ये वही फॉर्म है 6 में, इसी को भर के देना पड़ता है, स्टाम्प लगाना पड़ता है 20 रुपये 50 रुपये का, और चाहिए गई जानकारी सर्टिफाइड लिखनी पड़ती, भरनी पड़ती है, उसमें जो जानकारी चाहिए आपको नाम पता देना पड़ता है अपना। 2 लिफाफे लगाने पड़ते हैं, करीब 30 रुपये टिकट लगा के लगा दीजिए आप 2 लिफाफे, अपना स्वयं का पता लिखा हुआ, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए आप इसको, या हैंड टू हैंड दे आइए, फेस टू फेस दे आइए, पावती ले आइए। ऐसे RTI का आवेदन लगता है, ये जनरल बेसिक चीज़ है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम युक्ति के माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी में, या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में, ऐसी फीस के साथ जो वहन की जाए। कैसा व्यक्ति हो सकता है? नागरिक हो सकता है, विदेशी हो सकता है। ए, संबंधित लोक प्राधिकारीकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी। बी, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना विशिष्ट या विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। जो सूचना मांगेंगे वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता मौखिक रूप में देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।
ओरल लिखित नहीं करते आप, तो ओरल बता दो साहब की ये जानकारी चाहिए। जैसे आप किसी ऑफिस में घुस गए और आपने कहा इसके संबंध में जानकारी दीजिए, तो वो आपको जानकारी देगा। आपको बहुत बड़ा अधिकार है भैया। अपन लोगों को लगता है ना उस ऑफिस में जाएंगे तहसीलदार की, वो क्या सोचेगा ये आ गया है भगाओ इसको, नहीं। आरटीआई हमें सशक्त कर रहा है कि हम इन्फॉर्मेशन मांगने के देना पड़ेगा उनको, नहीं देंगे तो हम आवेदन लगा के बाध्य करेंगे देने के लिए। तो ये आपका राइट है सूचना तक पहुँच पाने का। दूसरा, क्या आपसे रीजन पूछा जाएगा क्यों चाहते हो? आपने कहा सर एडीपीओ एग्जाम होगा कि नहीं, लोक सेवा आयोग गए, वो जानकारी नहीं देंगे। वो ये कहेंगे अभी तो निर्धारित पे कुछ नहीं है, साइड पे देखिए आप, ऐसा कुछ नहीं डला है। कोई नहीं बताएगा, मैडम वो बैठती हैं इंक्वायरी काउंटर पर, वो नहीं बताएंगे। काफ़ी अच्छा हेल्पिंग नेचर है, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की फॉर्म वॉर्म फिल करवाने में, बढ़िया नेचर। मैंने कहा पर्सनल नंबर दे दो, बोले सर पर्सनल नंबर नहीं, यहीं फेस टू फेस आके मिल जाओ, हम लोग ऑथराइज नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने कहा। तो अपन वहाँ एग्जाम कंट्रोलर से मिल के आए थे, अभी गए थे पिछली बार। इस बार में अब इंदौर होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता देता। मैं तो बिल्कुल अंदर जाता हूँ सीधी, 2-3 लोगों के नंबर है मेरे पास, सीधा अंदर फ़ोन लगाता हूँ, और सचिव वगैरह के नंबर हैं वहाँ पे, और एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, तो सीधे अंदर जाके बात की अपने, जहाँ तक पॉसिबल है। अगर वो एसेस करते हैं तो पहुँच जाते हैं। तो सब क्लॉज 2 कहती है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध सॉरी करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं किया जाएगी। नाम पता पूछेंगे और नहीं पूछेंगे क्यों चाहिए सूचना, जो आप मांग रहे हैं वो दिलाई जाएगी आपको। नो रीजन फॉर इन्फॉर्मेशन। तीसरा, जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा आधारित किसी विषय वस्तु जिसकी किसी अन्य प्राधिकारी के कृत्यों के अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी, बल्कि मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैं हूँ डीएम हूँ, आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी किसी तहसील के संबंध में, तो मेरे अंडर में तहसीलदार है, मैं तहसीलदार को फॉरवर्ड कर दूंगा, भाई जानकारी दो इनको। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। परंतु यह कि उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति से की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र करेंगे हम, तहसीलदार को भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे अपने आवेदन को कलेक्टर साहब, तो कितने दिन में करना है? 5 दिन में करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आरटीआई थोड़ी बाध्यता की गई है। 5 दिन के अंतर्गत मैंने आवेदन तहसीलदार को भेज दिया। ट्रांसफ़र कितने दिन में? 5 दिन में। तो ध्यान दीजिएगा, रीजन नहीं चाहिए है। सूचना प्रोवाइड 30 दिन में कराएंगे, सहायक 30-35 दिन में देगा, और यहाँ पर अगर अंतरित करते हैं किसी अन्य अधिकारी को तो 5 दिन में अंतरण करेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आपने आवेदन कर दिया है आरटीआई का। आवेदन होने के बाद अब सामने वाले अधिकारी के पास डाटा पहुंच गया है, तो वो क्या करेगा? निपटारा करेगा। तो कितने दिन में? तो पहली बात तो सब क्लॉज 1 ये कहती है कि आवेदन मिलने पर या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा आवेदन को। उसको लग रहा है ये सूचना देने लायक नहीं है, शेड्यूल के अंतर्गत आती, नहीं देंगे। उसको लग रहा है देना चाहिए, तो यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, क्लॉज 1 पढ़ रहे 7-1 में, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8-9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना है। किसको? लोक सूचना अधिकारी को प्रोवाइड कराना, चाहे स्टेट का हो या केंद्र का हो। परंतु जहां मांगी गई जानकारी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के भीतर, परंतु कि इंपॉर्टेंट है, परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी? 48 घंटे के अंदर, 48 आवर। जीवन का खतरे ज़्यादा कहाँ होते? 48 एज में होते हैं, तो यहाँ 48 आवर्स समझिएगा। 48 घंटे, 24 दूनी 48, मतलब 2 दिन के अंदर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। किसी की जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सब क्लॉज 2 भी इम्पोर्टेंट है।
यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन विनिर्देश अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। क्या कर दिया है? डिनाई कर दिया है। अनुरोध को डिनाई कर दिया है, ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सीधे आ जाएंगे सेक्शन 5 के परंतुक में आ जाएंगे। बाकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने लायक नहीं, ओटी नहीं आते हैं। आप चाहे एक बार रिवीजन करें, ओटी लगाएं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। परंतु धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन बेहद फीस युक्त होगी। जो फीस लेंगे वो क्या रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 पेज नकल निकलवाना आपसे, आप कह रहे 20,000 लगेंगे, ये तो अनैतिक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। 2 पेज हैं, 5 रुपये पेज लगता तो 10 रुपये ले लो भैया, 20 ले लो, आप इतना ही कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं। तो रीजनेबल होना चाहिए फीस। और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जैसा समझे सरकार द्वारा अपराधित किया जाए, कोई फीस पे भारत नहीं की जाएगी। कोई दोस्त हो अपना जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है तो उससे आवेदन करवाओ, फीस नहीं लगेगी। पर तो गरीबी रेखा से नीचे वालों को कोई फीस पे नहीं करना है RTI, ये आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 6 सब क्लॉज 6, सेक्शन 7 सब क्लॉज 6। उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 के में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, मतलब 30 दिन में सूचना नहीं प्रोवाइड कराते, 35 दिन में सूचना प्रोवाइड नहीं कराते, 48 घंटे में सूचना प्रोवाइड नहीं कराते, 3 ही प्रकार की सूचनाओं की बात हुई ना अभी तक। तो क्या होगा? वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। गलती किसकी? लोक सेवक की। तो गलती का परिणाम कौन भुगतेगा? लोक सेवक। फ्री में सेवा दो, सूचना फ्री में उपलब्ध करो। अब आवेदन तो लगाइए, कौन अब फीस तो दे ही चुके। आप हकीकत में देखा जाए, अगर RTI का आवेदन लगाए, फीस तो दे ही चुके, अब कहाँ 50 रुपये मांगने जाएंगे, वहाँ 100 रुपये कोई नहीं मांगने जाता। लेकिन ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा किया जा सकता है। आप मांगेंगे तो उन्हें वापस करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 7-8 छोड़ दीजिएगा, 9 भी छोड़ दीजिएगा क्लॉज। इसके बाद सेक्शन 8 में आ जाएंगे। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। अब किन लोगों को सूचना प्रकट किए जाने से छूट दी गई? जैसे कि हमने शेड्यूल दी गई है, इसमें अनुसूची दी गई है RTI एक्ट में। अनुसूची में कुछ यहाँ पे पदाधिकारियों की लिस्ट दी गई है, करीब कितने पदाधिकारी हैं ये देखिएगा, 26 पदाधिकारी यहाँ पे दिए गए हैं जिनके संबंध में सूचना नहीं दी जाएगी, ये लिस्टेड की गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सूचनाएं हैं, जैसे आपने कोई सूचना मांगी जिससे हिंसा भड़क जाए, राष्ट्रीय एकता अखंडता खतरे में आ जाए, ऐसी सूचना प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। IMP इस पर OT आएगा और सभी ही आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अपन पढ़ते हैं। इसमें टोटल ग्राउंड है, देखिए ये भी मेरा क्वेश्चन सही हो गया। सेक्शन इसमें नेट के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बना है कल के पेपर में। उसमें पूछा था सूचना प्रकट किए जाने से छूट दिए जाने के संबंध में कितने आधार सेक्शन 8(1) के अंतर्गत दिए गए हैं। उसमें विकल्प था 6, 4, 10, उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पे मैंने 10 लगाया है, ये भी मेरा सही है क्वेश्चन नेट के एग्जाम में। ऐसे ही मिलते हैं नेट के ढूंढने में, कहाँ मिलते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। देखो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे। तो 2 क्वेश्चन मेरे कल आए पेपर में, 2 मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। यहाँ पे ऐसे ही एक एक करके घड़ा बढ़ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 1 ही 2 नंबर से रुकता है। जब गॉड ऊपर वाला परमिशन दे देगा कि सबको ADPO बनना है तो बन के ही मानेंगे, कोई नहीं रुकने वाला। लेकिन क्या है, हम काम करने ही बंद कर दें, हम पढ़ने ही बंद कर दें तो कैसे क्या मिल जाए? मिल सकता। आपको खाना बनाना है, जैसे मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, बच्चों को मैंने छोड़ रखा, बच्चे अपने मामा के यहाँ गए हैं। 1-2 दिन थोड़ी दिक्कत रही खाना बनाने की, हमने कोशिश की, लेकिन क्या है, खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 6 घंटे पढ़ाते हैं पर डे, 6 से 7 घंटे पढ़ाते हैं, फिर मैनेज नहीं हो पाता है, थक भी जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती बिल्कुल। तो मैंने टिफ़िन मंगाना शुरू कर दिया, मैनेज किया मैंने। तो पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, मैनेजमेंट कर लो ऐसा। तो कुछ ना कुछ ऐसे मैनेजमेंट करो कि भाई अपना 5 तारीख तक बिल्कुल डेडिकेशन हो जाए, इस बार नौकरी मिल जाए बिल्कुल। एक प्री एग्ज़ाम निकालने पर नौकरी मिल जाएगी आपको, एक प्री एग्ज़ाम निकालने पर। अच्छे स्कोर्स के साथ निकालिए तो बस रेगुलर रणनीति, हर दिन सोने के पहले एक छोटा सा पेज फाड़िए, A4 साइज़ के पेपर को 4
या 6 टुकड़े कीजिए और 6 टुकड़े किसी बैरक से छपा के रख लीजिए। पर डे सिलेबस वो लिखिए, सुबह 5 बजे जगना है, 5:30 बजे जगिए, हम कह रहे हैं 5:30 पे जगना है, चाय बनाना है, ब्रश करना है, कोचिंग पढ़ना है। इसके बाद 8 बजे तक कोचिंग पढ़ेंगे, 8 से 9 एक रिवीजन देंगे। अगर आप कोर्ट जाते हैं 8 से 9 रिवीजन दीजिए, 9 से 10 नहाना है, खाना वाना खाना है, बनाना है, कोर्ट जाना है। 5 बजे हर हालत में भगाना है, पेशी मेशी नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, जल्दी भगाना है। और आके क्या करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, फिर पढ़ने बैठ जाना है। घर के काम निपटाना है, इसके साथ साथ पढ़ते जाना है। जितना टाइम मिले अपन काम मैनेज कर लीजिए, जितना काम करना है, पढ़ने बैठिए। रात को 11:30 बजे तक पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रात में 11:30 बजे मैक्सिमम है, सो जाइए। जैसी नींद आई 11 के बाद सो जाना है। ये नहीं सोचना 11:30 बजे तभी सोएंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। 11 के बाद, जैसे मुझे नींद आती 11 11:30 पे सोता हूँ मैं, नींद आती जैसे ही मुझे नींद आने लगी वो तो 11:05 हुए तो सो गया। सो जाइए, सुबह जगिए 5:30 पे। सारे दिन वो जो आपने एक टेबल बनाया था सुबह से शाम तक का कि जे एक्ट पढ़ना है, अब यहाँ पे टेबल में आप लोगों को ये भी डालना है कि जे एक्ट पढ़ना है, कि आरटीआई के पूरे ओटी लगाना है, एनडीपीएस पढ़ना है। तो इस तरह आप पूरा शेड्यूल कर लीजिए। अगले दिन रात में फिर सोने से पहले उस वाले लिस्ट को डस्टबिन में फेंकिए फाड़ के, दूसरा लिस्ट बनाइए अगले दिन का असाइनमेंट क्या है। उसमें क्या होगा, फिर उसको आप बिल्कुल सामने रखिए या कोई 2 पेज चिपका लीजिए, उसमें सब फंसा दीजिए उनको। कांच की टेबल है, जैसे मेरी कांच की, कांच के नीचे लगा दीजिए। पर डे काम करना है तो वो आपकी नज़रों में रहेगा, याद भी रहेगा आपको पर डे। तो आपका क्या पिकअप बन जाएगा, पढ़ने का स्पीड बन जाएगी आप। चलिए सेक्शन 8 पे बात करते हैं। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। पहला, सूचना जिसके प्रकटन से राज्य की प्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, राज्य सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। दूसरा, सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान होता है। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होता है। सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है तथा लोकहित के समर्थन में है। ई नंबर का, वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जो लोकहित का समर्थन नहीं है, समाधान नहीं होता कि लोकहित के समर्थन में है तो दिया जा सकता, नहीं है तो नहीं दिया जा सकता। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा ऐसी सूचना है, वो भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। 8वां, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी, ऐसी सूचना डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। आई नंबर का, मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्री परिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, ये भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। परंतु मंत्री परिषद की विनिश्चय, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, देखो मंत्रिमंडल के कागज पत्र यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, लेकिन मंत्री परिषद के विनिश्चय डिस्क्लोज में किए जा सकते हैं, जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। विनिश्चय, मंत्री परिषद का डिस्क्लोज क्या है, विनिश्चय क्या है, किसान कानून वापस लिए जाना, ये दिया जा सकता है। लेकिन आप वो कागज तो हमें कैसे वापस लेंगे, ये नहीं दिए जा सकते, ये नहीं मांग सकते आप। ये निर्णय बता दिया जा सकता है कि पीएम साहब ने घोषणा कर दी है, तीनों किसान कानून वापस ले लिए जाए। परंतु यह और की वे विषय जो इस धारा के अंतर्गत, छूट के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाए। छूट प्राप्त विषय नहीं किए जा सकते कि उन्हें छूट दी गई है, प्रकट नहीं करना तो नहीं करना। या सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित के संबंध में नहीं रखता है, जिससे व्यक्ति की एकांतता का पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, ऐसी सूचना का प्रकटन लोकहित में होने पर किया जा सकता है, आइदर नहीं किया जा सकता है। ये बताती है 10 नंबर के 10 ही खंड है, देखो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 कहती है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों की नुकसान से देखे। लोकहित अगर ज़्यादा मांग रहा है तो गोपनीय सूचनाएं भी डिस्क्लोज की जा सकती हैं।
जनता के हित जुड़ा हुआ है, तो देखो लोक हित यहाँ पे बचाव दिया गया है। तीसरा क्लॉज, इसको भी थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, गोपनीय सूचनाएं कब की जा सकती है डिस्क्लोज, लोक हित में। इसी तरह तीसरा खंड, उपधारा 1 के खंड का खा का गा झा के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया गया है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, घटना वृत्तांत या विषय है, विषय से संबंधित कोई सूचना है जो 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी अनुरोध अगर किया जाता है, 20 वर्ष पुरानी घटना। परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिसमें 20 वर्ष पूर्व की उक्त अवधि की संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसके लिए ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वो देना है 20 साल बाद कि नहीं देना है, 20 साल हो गए कि नहीं हुए। 9, कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार। देखिए, यहाँ पे कुछ मामलों में सूचना तक पहुँच नहीं कराई जाएगी। कब? देखिए, जैसे मैंने एक नोट्स डाले हैं, अब मान लीजिए जैसे मेरे जीएस के नोट्स हैं, मान लो अब मेरे जीएस के नोट्स क्या है, मेरे द्वारा ऑन क्रिएट नोट्स हैं, वो मैंने कहीं माध्यम से लिए हैं, थोड़ा उनको मॉडिफाई करके बनाया है, तो मेरे वो नोट्स माने जाएंगे, इस पर मेरा कॉपीराइट है। कोई उनको हूबहू नहीं छपवा सकता है। अगर मैं क्लेम कर दूंगा तो क्या होगा, कॉपीराइट के अंतर्गत, लेकिन कॉपीराइट में रजिस्टर्ड होना चाहिए वो। तो यही चीज़ है, तो कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 9, ये बताया गया है। ये अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। जहाँ धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई लोक सूचना केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ स्वीकार कर सकेगा जहाँ पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन अंतर्गत करता है, इन्फ्रिजमेंट करता है, कहेगा कॉपीराइट का, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करने दी जाएगी, अस्वीकृत कर देगा, भैया वो उनकी कॉपीराइट है, वो हम नहीं दे सकते उनका मटेरियल। सेक्शन 10, पृथक्करणीयता। अब आप हम लोगों ने एक केस पढ़ा था संविधान में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। वैसे यहाँ है, कैसा? मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, 1 पेज की इन्फॉर्मेशन मांगी, मेरे पास 1 पेज में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन शुरू की 4 कंडिकाएँ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं, बाद की 4 कंडिकाएँ डिस्क्लोज नहीं की सकती, बीच की 6 कंडिकाएँ जो है जिन्हें रोक नहीं लगाई गई वो डिस्क्लोज की जा सकती। तो क्या करेंगे, जो नहीं दी जा सकती इन्फॉर्मेशन उसको हाइड कर लेंगे और जो दी जा सकती वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसको पृथक्करणीयता के द्वारा सूचना प्रकट करने की बात की गई सेक्शन 10 में। बस इतना ही समझना है, पढ़ना है नहीं इसको। सेक्शन 11, पर व्यक्ति सूचना। अब कोई सूचना ऐसी है जैसे हम आपके बीच में सूचना नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति की सूचना चाहते हो। आपने कहा राम, हम दोनों का एक कॉमन दोस्त है, राम के बारे में जानकारी चाहिए, आपने एक आवेदन लगाया, मेरे पास आवेदन लगाया, मेरे संस्थान के संबंध में जानकारी चाहिए था तो मैं दे सकता था, लेकिन आपने कहा नहीं, आप तो थर्ड व्यक्ति के बारे में जानकारी दो जो आपके यहाँ जॉब करता था, रिटायर्ड हो गया, चला गया, जॉब छोड़ के चला, उसके बारे में जानकारी दो। तो आपको हम थर्ड व्यक्ति की जानकारी देंगे जिसके लिए मैं प्राधिकृत नहीं हूँ, तो मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ, तो क्या आधार होंगी। तो ये धारा बहुत समझने लायक है, इस पर एक OT बन जाता है हमारा RTI एक्ट में से, बहुत काम का एक्ट है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है RTI एक्ट पढ़े हो, आप बोलिएगा जी सर, और इसको बहुत धुरंधर तरीके, कहानी जैसा पढ़ना है इसको, धारा याद करने की कोशिश नहीं करना, बस कहानी जैसा पढ़ना कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और जब आपने रटने की कोशिश की तो कुछ याद नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ। तो 11 देखिए, पर व्यक्ति सूचना, जहाँ यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा उसका प्रदाय किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, या वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर, बोला कीजिए 5 दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति को अनुरोध की और उस तथ्य की लिखित सूचना से रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है। अब राम के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रही हो आप, और हम हैं श्याम, हम आपके सेकंड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी के बारे में, तो हम राम को सूचित करेंगे, सर आपके बारे में
जो ए नामक व्यक्ति है, ए नामक आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगा, कितने दिन में सूचित करेंगे? 5 दिन में। और इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। आप आइए, आप मुझे लिखित में या मौखिक रूप में बताइए, डिस्क्लोज करें आपके संबंध में इन्फॉर्मेशन के नहीं। ठीक है भैया, प्राइवेसी। जैसे मान लीजिए आप लोग गर्ल्स हैं, कुछ लोग, कोई नंबर मांगता है आपका, मैं नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों की ये है कि आप लोग ना दें हमारा अपने सहपाठियों के नंबर किसी को, उससे पूछे बगैर ना दें किसी को नंबर, नियम यही कहता है। टीचर के दे सकते, मेरे दे सकते हो, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो नंबर दे दो, हाँ विक्रम सर से बात कर लेना। लेकिन किसी गर्ल्स के नंबर देना है, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं नंबर नहीं दूंगा किसी को। कोई मांग रहा है पर्टिकुलरली उनका नंबर, तो मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा पहले ही कि बहुत ज़रूरी है, तो मैं बोल दूंगा मेरे पास नंबर नहीं है, किसी के नंबर कांटेक्ट में नहीं है। कैसे किसी को नंबर क्यों दें हम? मेरे द्वारा नंबर देने से कोई आपको स्टॉकिंग करने लगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। किसने नंबर दिया? सर ने दिया नंबर। तो नंबर नहीं देते अपन गर्ल्स मेंबर की, किसी के, जैसे किसी की फैमिली मेंबर है, लेडीज मेंबर है, मेरे पास नंबर, मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। और डिस्क्लोज अगर करेंगे तो पहले आपसे परमिशन लेंगे तभी किसी को देंगे। आप बोल देंगे नहीं सर दे दीजिए, वो हमारे रिलेटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर दे देंगे नंबर, लो भैया बाहर। मतलब नंबर मना नहीं कर देते कोई भी। स्टूडेंट जितने हैं कॉलेज में, गर्ल्स स्टूडेंटों के नंबर नहीं देते किसी को। उनके स्टूडेंट है, उनसे कहते बेटा तुम पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हो, तुम्हारे तक ही सीमित है, ये नंबर आपकी पर्सनल है। मतलब अपना ये नैतिकता दायित्व है। तो वही चीज़ यहाँ है, हम थर्ड वाइड व्यक्ति के बारे में कैसे आपको डिस्क्लोज कर दें? क्या मालूम आप उसके ऊपर केस करने वाले हो, बेचारा फंस जाए, नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ यहाँ है। लिखित मौखिक रूप में निवेदन करने पर व्यक्ति को आमंत्रित कहेगा साहब बताइए आप लिखित में या मौखिक में आपके बारे में डिस्क्लोज कर दें, 5 दिन के अंदर सूचित कर दिया। 5 दिन सूचना, 5 दिन में। तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा, परंतु लोकहित में विधि द्वारा संरक्षित व्यापार और वाणिज्य गुप्त बातों की दशा में के सिवाय कुछ सीक्रेट बातें हैं उनकी, उनको छोड़कर लोकहित में अगर अधिक महत्वपूर्ण है तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। इस संबंध में जानकारी कि ज़्यादातर लोगों का हित जुड़ा हुआ तो डिस्क्लोज कर देगा, कोई बात नहीं। सब क्लॉज 2, जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर विस्तारित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। अब मैंने लोकहित में आपके संबंध में सूचना, राम के संबंध में सूचना मैंने क्या कर दी? डिस्क्लोज कर दी। तो क्या होगा? ऑब्जेक्शन करेगा वो। कितने दिन में? 10 दिन में कि साहब डिस्क्लोज मत कीजिए। 10 दिन में यहाँ अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। पर व्यक्ति को ऐसी सूचना प्राप्ति से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के लिए अभ्यावेदन करने का अवसर। 5 दिन की सूचना प्राप्त हुई अपन को, 5 दिन में सूचित किया गया, 10 दिन का टाइम होगा कि आप अपना जवाब दीजिए yes या नो में। अभ्यावेदन ही बोलते हैं, मत डिस्क्लोज कीजिए। 5 दिन, 10 दिन। तीसरा कंटेंट आपको याद रखना है 40 दिन। निपटारा कितने दिन में? 40 दिन में होगा। धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं, और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। निपटारा 40 दिन में करेगा। अपील करने का अधिकार होगा। सब क्लॉज 4 कहती है उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन की सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। तो यहाँ पे अपील करने का हकदार भी ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा। 19 के अधीन, 19 में अपील बताई गई RTI एक्ट। तो यहाँ से 1 से लेकर 11 तक की धाराएं अपन लोगों ने यहाँ पे कवर की।